हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। और आज हम बात करेंगे शिला स्तंभ के बारे में। ठीक है, तो देखिए शिला स्तंभ क्या होता है। जो शिलाओं पर लिखे हुए होते हैं, जैसे जो राजा महाराजा थे अपनी बातें जो है प्रजा को बताते थे या फिर अपनी बातों को वो कहीं पर लिखते थे, तो वो एक शिला बनवा लेते थे। नहीं कि पत्थरों का जो है छोटे छोटे टुकड़े रहते थे, छोटे क्या बड़े टुकड़े ही रहते थे, उसी में पूरा वो अभिलेख अभिलेख टाइप का पूरा पूरा लिखवा लेते थे। ठीक है, उसी को बोला जाता है शिला स्तंभ। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे शिला स्तंभ मिला था। तो देखिए, मौर्यकालीन स्तंभों का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो अशोक ने। यानी कि अशोक कालीन से ही ये जो है शिला स्तंभ का आरंभ हुआ, उसके पहले तक किसी ने नहीं लिखा था। ठीक है ना। तो मौर्यकालीन स्तंभों का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो अशोक ने करवाया था। अशोक ने कुल कितने स्तंभों का निर्माण करवाया था, तो टोटल कितने का करवाया था, 14। ठीक है, कितने करवाया था, 14 करवाया था। ठीक, सभी स्तंभों का निर्माण किस पत्थरों से हुआ था, तो चुनार के बलुआ पत्थर से हुआ था। किससे हुआ था, चुनार के बलुआ पत्थरों से हुआ था। ठीक है ना। मौर्यकालीन स्तंभों में कितने मुख्य भाग होते हैं, तो 3 मुख्य भाग होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, मौर्यकालीन कला के सर्वोत्कृष्ट नमूने कौन से स्तंभ से मिले थे, तो अशोक के एकाश स्तंभ से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। अशोक द्वारा निर्मित स्तंभों की ऊंचाई कितनी थी, तो 40 से 50 फीट के करीब जो है उनके स्तंभ की ऊंचाई रहती थी। यानी कि लगभग इतने ऊंचे स्तंभ में वो अपने जो है लेख लिखवाते थे। ठीक, अब देखिए यहीं पर जो है दूसरा भी अब स्तंभ लेख मिला था। ठीक है, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख। ठीक है, यह स्तंभ बिहार के चंपारण जिले में स्थित है, वहीं पर ही। ठीक है, इसकी ऊंचाई 32 फीट है ना। और हम अरराज स्तंभ की बात करें, वहाँ पे कितनी थी, 36 थी। लेकिन ये नंदनगढ़ की कितनी है ऊंचाई, इसकी 32 फीट है ना। इसका शीर्ष कमलाकर है, यानी कि कमल के जैसा है, जिस पर एक सिंह उत्तर की ओर मुख किया हुआ खड़ा है ना। अब देखिए लास्ट हमारा है रामपुरवा स्तंभ लेख, है ना। यह बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। ये भी बिहार के चंपारण है कि बिहार के चंपारण में हमें जो है 3 स्तंभ लेख मिल चुके हैं। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 44 फीट है। अब देखिए गुप्त स्तंभ कितने प्रकार के होते हैं, एक ही थे। ठीक है, मौर्यकालीन स्तंभ कितने भाग में विभक्त किया गया है, 3। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए अशोक द्वारा निर्मित, ठीक है, कौन कौन से थे, दिल्ली में टोपरा जिला अम्बाला में प्राप्त हुआ है। ठीक है, दिल्ली से ही मेरठ में प्राप्त हुआ है ना। अब प्रयाग स्तंभ लेख कौशाम्बी में प्राप्त हुआ, वर्तमान में इलाहाबाद जिले में है। इसको शॉर्ट में दे दिया है। ठीक है, सारनाथ में स्थापित है। ठीक है, कहाँ, शीर्ष में है ना। उसके बाद लौरिया अरराज जिला चंपारण बिहार में है। ठीक है, ये नंदनगढ़ जो हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, रामपुरवा, ठीक है, ये भी जिला चंपारण बिहार में स्थित है। उसके बाद आ गया रुकिम्न देई। ठीक है, ये नेपाल में, अब ध्यान दीजिए वहाँ पे भी है। ठीक है, नेपाल में भगवानपुर तहसील की में स्थापित है, अश्वशीर्ष पे। ठीक, अब देखिए प्रयाग स्तंभ कौशाम्बी में स्थित है। प्रयाग स्तंभ के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, कौशाम्बी में है। सांची के पहाड़ में स्थित है, कौन सा, शीर्ष है। ठीक है ना। उसके बाद वरीवरा गांव में है, जिला मुजफ्फरपुर, ठीक है, बिहार के में स्थापित है। उसके बाद आ गया रड़िया गांव। ठीक है, रड़िया गांव में कौन सा, जिला चंपारण। ठीक है, जिला चंपारण बिहार में है। उसके बाद आ गया संकिस्सा। ठीक है, जिला फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में स्थापित है, हस्तशीर्ष। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आ गया, ठीक है, निगलीवा गांव में निगाली सागर में स्थित है ना। इतना आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं मूर्तियों के बारे में। तो मातृ देवी की एक मृण मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदाड़ो से। ये हमने पहले भी देख लिया है। ठीक है, लाल पत्थर की बनी हुई मनुष्य के धड़ की मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त है, हड़प्पा से। इसमें इसका मतलब यही है कि जितनी भी मूर्तियाँ हैं, ठीक है, आपको एक जगह में पूरी की पूरी मिल जाएगी। कहाँ पे क्या मूर्तियाँ, आपको बार बार कहीं से
देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो आप यहाँ के जो कलेक्शंस हैं आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं। तो लाल पत्थर की बनी एक मनुष्य की धड़ की मूर्ति कहाँ से है? हड़प्पा से। आप इसको किस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं कि लाल पत्थर से बनी हुई एक मनुष्य की धड़ की मूर्ति, मतलब मनुष्य का धड़, जब मनुष्य का धड़ जो है अलग कर दिया जाता है तो वो क्या होता है, एकदम गुस्से से लाल हो जाता है। ठीक है, तो आप इस तरह से रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, तो मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से प्राप्त हुई है। लाल पत्थर की बनी एक मनुष्य की धड़ की मूर्ति का नाप क्या है? तो 3.25 इंच। क्या नाम है? 3.25 इंच। ठीक, माँ के साथ जुड़वा बालकों की मृड मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से हुई है। नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। किसकी? नर्तकी की मूर्ति। ठीक है, नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी है? तो कांस्य की बनी है। जो नर्तकी की मूर्ति है, ठीक है, कांस्य की बनी है। इसकी लंबाई में थोड़ा सा डाउट है, कहीं कहीं पे 9 सेंटीमीटर, कहीं कहीं पे 9.5 भी देता है, कहीं कहीं 10 सेंटीमीटर भी देता है। ठीक है, तो ये एक अपवाद में है। ठीक है, क्योंकि कई सारी बुक्स में भी मैं सर्च की थी तो अलग अलग बुक्स के नाप अलग अलग दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो है आप 9 और 10, ठीक है, इसी के बीच में ही है। अब देखिए, दाढ़ी वाले सुंदर योगी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदाड़ो से। अब देखिए, आप इसको किस तरह से याद कर सकते हैं कि जैसे एक हम याद कर लेते हैं कि मोहन नाम का जो लड़का है, ठीक है, मोहन नाम का लड़का है, उसको जो है नर्तकी को देखना बहुत पसंद है। ठीक है, मतलब मोहन है वो थोड़ा सा एकदम नाच गाना ज़्यादा उसको पसंद है ना, तो उसको नर्तकी के मतलब नाचने वाले भी पसंद है। ठीक है, और वो क्या है कि दाढ़ी वाले सुंदर योगी, ठीक है, उसकी शक्ल कैसे है? उसने काफ़ी बड़ी दाढ़ी रखी है और योगी की तरह रहता है। किसकी तरह? दाढ़ी रख करके पूरा योगी। मोहन एक नाम हम बता रहे हैं, नाम से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, पशुपति शिव की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदाड़ो से। अब आप ये कर सकते हैं कि मोहन जो है, ठीक है, मोहन को जो है ना शिव की पूजा करना बहुत पसंद रहता था। कौन से शिव जी? पशुपति शिव की। ठीक है, तो पशुपति शिव की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर, अब देखिए मोहन जो है उसको क्या था कि मतलब वो व्यापार वगैरह भी करता था। ठीक है, तो व्यापार किससे करेगा? मोहर से करेगा, है ना, और ऊपर से उसको शिव जी बहुत अच्छे लगते थे। ठीक, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर की, ठीक है, पशुपति शिव के रूप में किन पशुओं को अंकित किया गया है? तो हाथी, चीता, गैंडा, भैंस तथा सिंह वाले, ठीक है, हिरण्य सिंहासन के बीच में खड़ा है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं किसको? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, ये सिर्फ याद करने के लिए है, आप इस तरह से याद कर सकते हैं। अब देखिए, मौर्यकालीन यक्ष यक्षिणी तथा चामरधारिणी यक्षी मूर्ति किसका प्रतीक है? तो लोक कला का प्रतीक है। मौर्यकालीन यक्ष यक्षिणी तथा चामरधारिणी यक्षी की मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? तो दीदारगंज, पटना से प्राप्त हुई है। यक्ष यक्षिणी तथा चामरधारिणी यक्षी की मूर्ति किस पत्थर से बनी है? तो लाल बलुआ पत्थर से बनी। किससे बनी है? लाल बलुआ पत्थर से। बुद्ध की प्राचीन प्रतिमाएं लगभग एक ही समान में कहाँ बनी हैं? तो मथुरा एवं गांधार। ठीक है, हम मथुरा एवं गांधार ये दोनों में बनी हैं। मथुरा कला का कहाँ की कला से निकट संबंध है? तो कहाँ से है? सांची और भरहुत कला से है। भरहुत जो था वहाँ से है। ठीक है ना। अब देखिए, मथुरा कला की प्रमुख विशेषता क्या है कि इन्होंने ही सर्वप्रथम भगवान बुद्ध को मानव के रूप में प्रस्तुत किया था। कौन? मथुरा। ठीक है ना, मथुरा में। तो मथुरा कला में किन धर्मों का संगम दिखाई देता है? तो ब्राह्मण, जैन तथा बौद्ध का संगम दिखाई देता है। अब देखिए, भगवान बुद्ध की खड़ी हुई प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? मथुरा से प्राप्त हुई है। बुद्ध के बैठने वाली मूर्ति सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुई है? तो देखिए कहाँ से प्राप्त हुई है? यूनानी, ईरानी तथा भारतीय से। ठीक, गांधार शैली की अधिकतम मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो अफगानिस्तान से। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। किस शैली के चित्र में भगवान बुद्ध के केश तथा मूछों से युक्त बनाया गया है? तो गांधार शैली में ही बनाया गया है। ठीक है, किस शैली की मूर्तियों में भगवान बुद्ध को आभूषण, ठीक है, वस्त्र आदि पहनाए गए हैं? तो गांधार शैली में पहनाए गए। अब ध्यान दीजिएगा, गांधार शैली में जो है ना वो भगवान बुद्ध को ना थोड़ा सा एकदम रईसी रूप में दिखाया गया है, तबकि मथुरा शैली में उनको योगी के रूप में दिखाया गया है ना। किस शैली में महात्मा बुद्ध के सिर पर घुंघराले बाल
का गुच्छा बनाया गया है? तो गांधार शैली में बनाया गया है। किस शैली में महात्मा बुद्ध को यूनानी रोमन फैशन के ठीक है अनुरूप जीने और पारदर्शी वस्त्र पहनाए गए हैं? तो गांधार शैली में। गांधार कला का विषय क्या था? बौद्ध था। गांधार शैली की अधिकांश प्रतिमाएं किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो लाहौर संग्रहालय में। कहाँ पर सुरक्षित है? लाहौर संग्रहालय में। गांधार कला के अंतर्गत बुद्ध की किस प्रकार की मूर्तियों का निर्माण हुआ है? तो धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, उभय मुद्रा तथा व्रत मुद्रा में। ठीक। सारनाथ का पुराना नाम क्या था? तो ऋषिपत्तन नाम था। सारनाथ का पूर्ण ठीक है अभ्युदय किस कला में हुआ, किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ। ठीक। अब देखिए, धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में बैठे हुए भगवान बुद्ध की भव्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? सारनाथ में। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सारनाथ यूपी में है। यूपी से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं आप कोशिश करिए उसको अच्छे से लर्न करने के लिए। ठीक है। यह मूर्ति देश की सबसे सुंदर मूर्तियों में से एक है। कौन सी? धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा, जो कि कहाँ पर है? सारनाथ में है ना। अब देखिए, गुप्तकालीन मूर्तियों की क्या विशेषता है कि गुप्तकालीन मूर्तियों में ठीक है नगनता नहीं है। इसमें मोटे ठीक है उत्तरीय वस्त्रों का प्रदर्शन है। बुद्ध की विशाल लेटी हुई प्रतिमा कहाँ पर बनी है? तो कुशीनगर में बनी है। कहाँ बनी है? कुशीनगर में। गुप्त काल में मूर्तियों का केंद्र कौन सा था? तो मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र था। ठीक है। आज की वीडियो यहीं तक। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हमारा लास्ट चैप्टर चलेगा। लास्ट चैप्टर हार्डली 3 से 4 वीडियोस में लगभग कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसी बुक्स के जो हो गए हम जो है ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इस बुक को जो है काफ़ी लोगों ने रेफ़र किया है, तो इस बुक्स में जितने भी ऑब्जेक्टिव है लगभग हम उसको भी कंप्लीट कर लेंगे ताकि क्वेश्चन हमारे कहीं से ना छूटे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।